नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास हो रहा है, और इसके लिए कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही बात होगी हमारा पशुधन की, और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की। हम सभी जानते हैं लगातार शोध और अनुसंधान किए जाते हैं। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं किस तरीके से किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता ने बात की विशेषज्ञ से। नमस्कार, डीडी किसान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय बागवानी कृषि अनुसंधान के निदेशक श्री दिनेश कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्षेत्र है यहाँ पानी की बहुत कमी है, जिसके लिए आपने पानी को ध्यान में रखते हुए, जल को ध्यान में रखते हुए सिंचाई या ऐसे कोई माने बीज का वो आप लोगों ने उत्पाद किया जो किसानों के लिए हितकर हो? हाँ, आज तक हम जो रूट स्टॉक बोलते हैं, हमारा साउथ ईस्ट नेशंस में जो कोरिया हो, थाईलैंड हो या वियतनाम हो, वहाँ इस रूट स्टॉक का हम तो फल में तो है वो रूट स्टॉक्स, लेकिन सब्जियों में नहीं है। इसका हमने वेजिटेबल क्रॉप्स में अभी एक विकसित किए हैं, वो टोमेटो के लिए। ये ब्रिंजल का रूट स्टॉक है, वो टोमेटो में कर रहे हैं अभी। ये अभी वाटर लॉगिंग हुआ तो ये 6 से 7 दिन तक वो प्लांट को कुछ नहीं होगा। जो हमने इस मेले में वो डेमोन्स्ट्रेट भी किए हैं उसका। और ऐसे ही जो चिल्लीस है ना, वो उसमें भी हमने ऐसा रूट स्टॉक विकसित किए हैं। ये किसानों को जब तक उन्नत बीज, उन्नत खाद, जैविक विधि से किस तरह से करे, इसकी जानकारी पूरी तरह से मिलनी चाहिए, तभी एक अच्छा प्रोडक्ट वो इंक्यूबेटर को दे सकता है, जिससे उसको लाभ होगा और वो ग्रेडिंग करके अच्छी चीज़ों को ला सकता है मार्केट में। तो इसके लिए सर किस तरह की आपकी यहाँ रिसर्च और क्या जो चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं सर? हमारा पास बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड्स भी हैं, और हमने 12 वेजिटेबल्स में अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रैक्टिस स्टैंडर्ड किए हैं। उसका पूरा जो कैसे इसको कल्टीवेट करना, क्या क्या स्प्रे करना, जो करना है तो भी वो सभी का हमने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अभी किए हैं। सो इसलिए वो 12 वेजिटेबल्स में जो सब्जी उनका है वो उसमें अभी स्टैंडर्ड हो गया है। वो उसका पूरा टेक्निक हम जो किसान लोगों को दे सकते हैं। और हमारा कुछ ऐसा फसल का वैरायटी है जो आपका सीताफल, आप शायद एक हमारा वैरायटी है अर्का साहन करके, उसको पॉलिनेशन करना चाहिए, क्योंकि वो उसका साइज़ होता है 500 से 600 ग्राम तक, और उसमें बीज बहुत कम रहता है, और उसका शेल्फ लाइफ भी थोड़ा ज़्यादा है ऑर्डिनरी जो सीताफल से। उसका हम पॉलिनेशन का भी ट्रेनिंग करते हैं किसान लोगों को फ्री। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुपालन में। आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं गौ पालन के बारे में। जी हाँ, अलग अलग राज्यों की भी अगर बात की जाए, अलग अलग संस्थान है जिसके द्वारा जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको जानकारी दी जाती है। खासतौर से गौ पालन की अगर बात की जाए, कौन कौन सी इनकी उन्नत नस्लें हैं और किस तरह का प्रबंधन इसके लिए आवश्यक होता है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी की सारी गीर गायें हैं। वैसे भी हमारे धर्म के मुताबिक गौ सेवा करना तो हमारा परम धर्म है और इनकी सेवा करके हम धर्म भी कमाते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे दूध देती है गाय, तो दूध भी इसका तो ज़्यादा स्फूर्तिदायक है और गुजरात से आता है। तो इसकी कहते हैं कि इसके जो ऊपर उठी हुई जगह है, ठोडी बोलते हैं, तो उसमें सूर्य की किरणें आती हैं, तो उसके कारण उसके असर जो है दूध में भी जाता है, घी में भी जाता है, तो हर चीज़ में है, उसके मूत्र में भी जाता है, तो उसका सेवन करने से भी फ़ायदा रहता है। तो ये तो हो गए कि गीर गाय के क्या फ़ायदे हैं। बाकी इसके गोबर से खाद बनती है, तो खाद जो है वो खेतों में डालते हैं, उसी से हम चारा जहाँ पे जो आता है वो देसी खाद का ही तैयार करवाते हैं, तो उसी से चारा आता है, तो वो भी पवित्र मिल जाता है। अदरवाइज़ तो क्या है, फर्टिलाइज़र वाला चारा जो है बाज़ार में सस्ता भी मिलता है, मगर उसके बजाय हम सोचते हैं कि गाय को भी पवित्र मिल गया और आगे जो गाय पवित्र खाएगी तो पवित्र ही उसको उसका दूध निकलेगा, तो सारा कुछ बढ़िया मिलेगा। बाकी इनके खाने के लिए अनाज में गेहूँ वगैरह देते हैं, साथ में गुड़ भी देते हैं, जो भी है, और दूसरे चना छिलका वगैरह, ये सारे का सारा इनको मिलता है। गुड़ का भी सेवन होता है, साथ में कैल्शियम का भी साथ में ध्यान रखा जाता है, तो ये टाइम टू टाइम इनका चलता रहता है। जहाँ पे जो आदमी रहते हैं वो सुबह 3 बजे तकरीबन उठ जाते हैं, उसके बाद इनको चारा डालते हैं, फिर 4 बजे के करीब दूध निकालते हैं, उसके बाद इनको गायों को खुला बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि इनकी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाए, चलती फिरती हैं, खुली रहती हैं। तो उसके बाद 12 बजे के करीब सफाई सफाई करने के बाद दोबारा इनको चारा डाला जाता है, तो दोबारा अंदर शेड में आ जाती हैं और शाम को फिर 4 बजे के करीब दोबारा दूध निकाल लिया जाता है, फिर चारा डाल के पूरी रात अंदर ही रहती है। पंखे लगे हुए हैं सारे, इसके ऊपर चद्दर है, तो गर्मियों में हमने क्या किया हुआ कि ऊपर चद्दर के ऊपर हरा घास भी डाल दिया हुआ है ताकि हीट नीचे ना आए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कपड़ा लगाया हुआ है नीचे, इससे क्या है, हीट थोड़ी रुकती है। और सर्दियों में भी जब ठंड पड़ती है तो उसके कारण ठंड जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती, इस कपड़े में रुक जाती है, तो कम लगती है। और सर्दियों में जहाँ पे साइड पे जो है वो टाट लगा दिए जाते हैं ताकि अंदर ठंड ना आए, तो ठंड से भी बचाव हो जाए। और गर्मियों में तो खुला छोड़ देते हैं और कूलर भी लगे हुए हैं ताकि गायों को वो इतनी हीट भी ना मिले। वैसे ये देसी गाय होने के कारण हीट का ज़्यादा इस पर हीट स्ट्रोक का डर नहीं रहता। जैसे अंग्रेजी गायें हैं, जर्सी वगैरह है, उनको क्या है कि हर समय कूलर में रखना पड़ता है, इसके लिए वो ज़रूरत नहीं है। ये देसी गाय का दूध सुन के नॉर्मली भी 100 रुपये तक लोग तैयार हो जाते हैं कि 100 रुपये का ले लेंगे। वो इसीलिए कि लोग भी थोड़े जागरूक हैं कि देसी गाय का दूध मिल जाए तो अच्छी बात है। जितनी जो पास में गौशाला वगैरह भी हैं, आपने कृष्ण गौशाला सुना होगा, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि देसी गाय का दूध जो है वो दूसरे दूध के मुकाबले में वो भी 10 रुपये कॉस्टली बेचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छी चीज़ की कदर है तो लोग ख़रीदना भी चाहते हैं, मगर अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमारे को गीर गाय का दूध चाहिए, मगर वो दूध की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे पहुँचाना और उनको लेना वो पॉसिबल नहीं है। मेरे 2-4 दोस्त हैं सोनीपत में ही हैं, वो कहते हैं कि सोनीपत में किसी ने रखी हो तो हम 150 रुपये में भी ले लेंगे, मगर दिल्ली से लाने में वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं रहने के कारण पीछे रह जाती है। तो अगर कोई इंटीरियर में रखे और लोगों को पता लग जाए कि ये देसी गाय का दूध है और इसके जो फ़ायदे हैं, तो डेवलप हो सकता है। युवाओं को तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी भी कोई भी काम है, कोई काम बुरा नहीं होता, हमारा वर्किंग जो है वो ख़राब होता है। हम वर्किंग को बढ़िया रखें
तो युवाओं के लिए वो बहुत अच्छा संदेश है कि वो कोई भी काम करें, ये काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देसी के नाम से जब चीज़ देंगे, आज देसी का कोई भी है, सब्जी भी आप देसी मांगते हो तो खीरा भी लेते हो तो देसी का जो है वो स्वाद अलग है। तो उसी मुताबिक जो है इसका भी दूध पी के देखें, इसका टेस्ट भी अलग आएगा, इसके घी का भी गुण अलग आएगा। बच्चा जानता है, नेट पे खोलो तो गीर गाय के दूध के रेट और घी के रेट भी लिखे होते हैं गुजरात में कि 2500-3000 रुपया किलो बिकता है। दूसरा जबकि दुकानों पे जो है वो 300-350 रुपये में बिकता है, मगर लेने वाला जो है वो बोलता है मेरे को प्योर चीज़ चाहिए, तो वो 2500 रुपया खर्चने के लिए तैयार भी है। इसका मतलब क्या है कि बायर है मगर सेलर नहीं है। सेलर के पास चीज़ होगी तभी बिकेगी ना, आपके पास स्टॉक में कुछ नहीं है तो क्या बेचोगे। तो उस हिसाब से अगर युवा करे तो देसी गाय का रख के उसका दूध घी वगैरह बेचे तो इसमें कमाई का साधन हो सकता है। और अब गांव किसान में वक्त हो चला है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, यानी आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आपका पशु निरोगी रहे और आपकी लागत भी कम हो। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोग ग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो जाना आपने तमाम सावधानियां आपको बरतनी होंगी अपनी लागत को कम करने के लिए और अपने पशु की सेहत को बरकरार रखने के लिए। इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट कामयाबी की दास्तां में, जिसमें लगातार आपको सफलता की कहानियां हम दिखाते हैं। आज भी एक ऐसे ही किसान की कामयाबी का सफर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो अब दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं उड़ा जाता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। बुलंद हौसलों की मिसाल है भाई नरेंद्र टटेसर। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ता खुद ही निकल आता है। दिल्ली के एक दिव्यांग भाई नरेंद्र टटेसर
जो आज न केवल प्रगति कर रहे हैं बल्कि औरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। नरेंद्र खुश मिजाज हैं, हालांकि उन्हें कार्यों के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनकी सोच उन्हें औरों से अलग करती है। कुछ साल पहले नरेंद्र टटेसर ने अचार और मुरब्बा बनाने की शुरुआत की थी। तो कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के निर्देशन में जैसे हमने ये कार्य शुरू किया है और उनकी हर तरह से मेरे को इसमें मदद मिल रही है। जब भी मेरे को आवश्यकता होती है मैं उन लोगों को याद करता हूँ, वो लोग विजिट पे आते हैं। विजिट पर आकर हमें हमारी कमियां उन्होंने बताई और वो कमियां दूर करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि नींबू का तीखा अचार हमने बनाया टेंगी लाइम के नाम से, जो हम मार्केट में देते भी हैं। इसमें हमने अपने ये जो हमारे मसालों का यहाँ पे मिश्रण रखा हुआ है, इनमें हींग और नमक के, जैसे हम नमक डालते हैं उसमें थोड़ा सा लवण भास्कर चूर्ण का मिश्रण किया हुआ है और कई चीज़ें इस तरह की है। हींग है और थोड़ा सा एवपत्तिकर में जैसे सौंफ का प्रधानता दी जाती है चूर्ण में। ये सामान्य रूप से घरों में पाई जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनको लेने के लिए डॉक्टर्स के निर्देशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जैसा हम घरों में देखते हैं। जैसे सौंफ है, हींग है, तो उनका हमने अच्छी तरह मिश्रण किया इसमें, जिससे हमें पाचन में भी मदद मिले और एसिडिटी आदि की भी समस्या ना हो। तो ये हमारे इस प्रोडक्ट की विशेषता रही है। और इसके लिए हमें, जब हम अपने प्रोडक्ट को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उन लोगों के निर्देशन में हम ये यहाँ पे पूसा कृषि विज्ञान संस्थान जो है वहाँ पर हम उस इंस्टीट्यूट में गए पूसा में, तो वहाँ पर उन लोगों ने भी हमारे प्रोडक्ट को देखा, उन्होंने भी वहाँ पर सराहा। और पिछले दिनों वहाँ पर एक मेला लगा, तो उस मेले में भी हमारे उत्पादन को एक मैं बताना चाहूँगा कि उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशंसा पुरस्कार मेरे को प्राप्त हुआ है। नरेंद्र अपने कार्य को करके न केवल खुशी का अनुभव करते हैं बल्कि इसे दूसरों से बांटने में भी यकीन रखते हैं। वैदिक गुरुकुल संस्कृत आर्ष गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय टटेसर दिल्ली 81, जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की, मैंने वहाँ से विद्याधिकारी की। तो वहाँ पर हमारा को जो सिखाया गया उससे मन की प्रवृत्तियाँ कुछ ऐसी जगह की, सामाजिक सरोकारों के प्रति मन समर्पित होता चला गया। नरेंद्र को प्रकृति से गहरा लगाव है। वे वृक्षारोपण करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अचार बनाने के इस उद्यम में इन्हें जिनका सबसे ज्यादा साथ मिला है वे हैं इनकी अर्धांगिनी। इतना ही नहीं, इनका पूरा परिवार इनके इस काम में इनकी मदद करता है। पैकेजिंग और मार्केटिंग देखती हैं इनकी पुत्री। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ये काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैंने ANM कराया और अब GNM के फॉर्म भरे हैं। पापा और मम्मी ने मेरा बहुत सहयोग किया आगे बढ़ने के लिए और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक काम शुरू हो रहा है अचार का। हमने अपनी फैक्ट्री भी खोल रखी है माजरा में, माजरा डबास, वहाँ भी हमारा काम चलता है। हम खुद ही अपना हाथ से अचार बना के पैकिंग करके और फिर आगे बेचते हैं। बहुत खुशी मिल रही है कि पापा ने, मम्मी ने मेरा इतना साथ दिया, पढ़ाई को लेके कभी कोई कमी नहीं आने दी और ना ही किसी चीज़ में। हमारा काम ये अचार का है और मेरा मार्केटिंग का काम है। जहाँ जैसे ये माल तैयार होता है हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे अपना उज्वा की तरफ से जो मेले लगते हैं हम वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादातर मार्केटिंग ही करता हूँ। इससे हमें अच्छा लाभ हो रहा है और हमारी जो पैसे की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती जा रही है। जो हमारे नेबर है मेरे अंकल जी श्री नरेंद्र छिकारा जी, उन्होंने अचार का कार्य शुरू किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके प्रयास की सराहना और प्रशंसा करते इनके पड़ोसी भी नहीं थकते। मैं इनके यहाँ से अचार, मुरब्बा, चटनी ये सब लेते हैं हम 1-1.5 साल से और ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं और मैं इनके काम में मदद करवाती हूँ। जो खाता ही रह जाता है। बहुत अच्छी टेस्टी चटनी होती है अचार के, तो बस कहने क्या है। भाई नरेंद्र ने KVK से प्रशिक्षण प्राप्त किया
और साथ ही इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इनकी मेहनत और लगन न केवल अपने और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है, बल्कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो देखा आपने एक सफल उन्नत किसान की कामयाबी का ये सफ़र। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्द से जल्द एक कामयाब किसान की श्रेणी में हो और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। फिलहाल गांव किसान कार्यक्रम में आज इतना ही। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।